वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड्स। मैं राजमोहन पाठक आपके लिए फिर से लेके आया हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक। और हमने भाषा पढ़ी, लिपि पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। जैसे हमारे पास फूलों की माला होती है, एक नॉर्मल या कोई सी भी पहनने वाली माला होती है, उसमें क्या होता है, फूल गुथे हुए होते हैं, एक क्रम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते जाते हैं, और फूल जो गुथे हुए होते हैं वो क्या बन जाती है, माला बन जाती है। वैसे ही जो हमारी वर्णमाला होती है वो वर्णों की माला होती है। जो हमारे वर्ण वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, वो वर्ण कहलाती है। अभी हम थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से समझेंगे, फिर हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, शब्द क्या है, वर्ण क्या है और स्वर व्यंजन सब एक एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे। अभी हम समझते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। वर्णमाला दो प्रकार के वर्णों से मिलकर बनती है। वर्ण क्या है, वर्ण जैसा कि जब हमने लिपि के बारे में बताया था तो हमने बताया था लिपि क्या होती है, किसी भी ध्वनि को लिखने के जो चिन्ह होते हैं उसको, वो चिन्ह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जो चिन्ह कोई भी ध्वनि लिखी जाती है, जैसे हम अगर बात करें म ध्वनि को अगर हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो उसके लिए ये चिन्ह है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। तो जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं वर्णमाला में, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो सीधे हमारे कंठ के द्वारा, जो सीधे हमारे अंदर से ध्वनियां आती हैं और उसमें किसी भी अन्य वर्ण को बोलने की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास जो वर्ण लिखा हुआ है म, तो जब हम म बोलते हैं तो आप लोग बोलने का प्रयास कीजिए कि म बोलिए और जो उसके म के अंत में अ की ध्वनि हो रही है वो ना हो। तो क्या ये संभव है, नहीं संभव है। म को हम बिना अ के साथ में नहीं बोल सकते हैं, अर्थात म को बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या ये हमारा स्वर हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसे बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर की परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। अब हिंदी में जो स्वर है वो कितने होते हैं, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वरों की संख्या होती है। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। अब जो हम बोलते हैं अ, तो अ बोलने में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जब हम अ कह रहे हैं तो सीधा सीधा जो सीधी सीधी ध्वनि निकल रही है वो किसकी ध्वनि निकल रही है, अ की ध्वनि निकल रही है। जब हम बात करते हैं आ, तो जब हम आ की बात कर रहे हैं तो अ को बोलते समय भी हमारे पास सीधे 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 किसकी ध्वनि निकल रही है, अ की ध्वनि निकल रही है। स्वर जो हमारे होते हैं, स्वर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें तो स्वर भी हमारे होते हैं। वैसे स्वर होते तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में स्वर सिर्फ 2 प्रकार के रह जाते हैं। संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन जब हिंदी में हम आते हैं तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो सिर्फ 2 प्रकार के रह जाते हैं। कौन कौन से, उच्चारण के हिसाब से जब हम देखते हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से जब हम वर्णों को बांटते हैं, स्वरों को बांटते हैं, तो स्वर 2 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका हो जाता है ह्रस्व स्वर और दूसरा आपका हो जाता है दीर्घ स्वर। भले ही प्लुत स्वर जो है वो हमारी हिंदी में नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनके बारे में समझ लेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। तो जो ह्रस्व स्वर है, जो ह्रस्व स्वर है वो क्या है, जिन स्वरों को बोलते समय, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें अ की, तो अ इसको बोलने में आप लोग बोल के देखिए, अ
उसको बोलने में अधिक समय लगता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। जो हमारे रेड कलर से जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूं वो सारे क्या है, वो हमारे दीर्घ स्वर है। अ, ई, उ। तो कहने का मतलब क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे स्वर क्या कहलाते हैं, वे स्वर हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ ये क्या है, हर्ष स्वर है। और दीर्घ स्वर हमारे क्या है, आ, ई, उ ये सारे क्या है, ए ये सारे क्या है, दीर्घ स्वर है। तो साथियों, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैंने अभी वीडियो को रोक के यहाँ पे पूरा चार्ट बना दिया है, जिससे कि हमारा जो है समय बच सके और हम चीजों को और अच्छे से और क्लियर से समझ सकें। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले दूसरा चार्ट बना था, और ये कोई मैजिक नहीं हुआ है, मैजिक से ये दूसरा चार्ट नहीं आया, बड़ी मेहनत से मैंने इसको बनाया है वीडियो को रोक के, जो कि अभी आपको वीडियो के पीछे दिखाई नहीं दिया हुआ। तो आपको हो सकता है लगता है कि जादू से हुआ, तो जादू जैसी कोई चीज नहीं। खैर चलिए हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, वर्णमाला जो वर्णों का समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों को बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। लघु स्वर क्या होते हैं, लघु स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम से कम, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर एक ही बात है, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर एक ही बात है। तो जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय की आवश्यकता होती है, कम से कम समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो हमारा अ, ई, उ और री, इसको बहुत से लोग ऋ पढ़ते हैं। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो बहुत सारी ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें वास्तव में हम जिनका गलत उच्चारण करते आ रहे हैं प्रारंभ से। तर्क के साथ में वो पूरी वीडियो होगी, तर्क के साथ में आपके बताऊंगा आप लोगों को कि उसका सही उच्चारण क्या होता है। तो ये क्या है, रिर, रिर नहीं है, ये है री। री उच्चारण इसका इसलिए है क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, अगर लिखा है गृह तो ग में क्या लगा दिया गया, री, ग में री लगा तभी तो इसको गृह पढ़ते हैं। वरना अगर इसकी मात्रा इसमें रिर उच्चारण पढ़ेंगे तो हम गृह नहीं पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि रिर अगर हम कहते हैं तो रिर के लिए हम रिर को ऐसे लिखेंगे और दो व्यंजन हो जाएंगे। जब दो वर्ण एक साथ आ जाएंगे तो फिर वो स्वर नहीं रहेगा। इसीलिए ये क्या है, स्वर है। अ, ई, उ, ऋ ये हमारे लघु स्वर है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय की आवश्यकता लगती है, जिन अधिक समय लगता है, किसकी अपेक्षा, लघु स्वरों की अपेक्षा जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। और ये हमारी क्या है, दो आयोगवाह ध्वनियां बोली जाती हैं। कुछ लोग इनको स्वरों में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो हमारी आयोगवाह ध्वनियां हैं ये स्वरों में सम्मिलित नहीं है। आप लोगों ने हो सकता है छोटी क्लास में पढ़ा हो तो अ से लेके अ तक हमें स्वर पढ़ाए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये ध्वनियां जो है वो स्वरों में सम्मिलित नहीं है। स्वर हमारे सिर्फ कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कहां से लेकर अ, ई, उ, ऋ ये हमारे 4 लघु स्वर हो गए, और इधर हमारे जो बच्चे हैं 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ये दो जो है आयोगवाह ध्वनियां हम इनको अलग निकाल देते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। मैंने सबको अलग अलग करके लिख रखा है, हम किसी भी एक व्यंजन को उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम उठा लेते हैं यहाँ पर घ को, हम घ को उठा लेते हैं। अब हम बात करते हैं घ की। तो घ जो लिखा गया है, इस घ को ऐसे बोलिए कि इसमें किसी भी स्वर बोलने में किसी भी स्वर की सहायता न लेनी पड़े। क्या हम बोल सकते हैं, नहीं, हम लिख तो सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, इसके नीचे हलंत लगा देंगे और इसमें हम कर देंगे ये क्या, ये बना जाके हमारा घ।
घ कैसे, घ में अ की ध्वनि शामिल है तो ये क्या बन गया, घ बन गया। तो घ हमारा क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से। हम बिना स्वरों की सहायता लिए व्यंजनों को लिख तो सकते हैं, लेकिन स्वरों का उच्चारण करना असंभव है। स्वरों का व्यंजनों का उच्चारण तभी होगा जब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात व्यंजन क्या कहलाते हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब हम बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजनों को जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये जो मानक व्यंजन हमारे हैं जो मूल वर्णमाला से लिए गए हैं, मानक व्यंजन कहलाते हैं। और मानक व्यंजनों में कौन कौन से हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म। इनको याद आप आसानी से कर सकें इसीलिए इनको वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। और ये कितने वर्ग हमारे पास बनते जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग बनते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण रखे गए हैं, 5 ही वर्ण रखे गए हैं। 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण। जैसे क वर्ग है तो उसमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ट वर्ग ट ठ ड ढ ळ। ये वर्ग क्यों विभाजित किए गए हैं, जब हम व्यंजनों के बारे में और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें वर्णों को और डिटेल से जब पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन, और उसके बाद में सघोष अघोष या इस हिसाब से महाप्राण अल्पप्राण, जो व्यंजनों का बहुत प्रकार से जो है विभाजन किया गया है। जब वो पढ़ेंगे तब हमें इनकी उपयोगिता समझ में आएगी कि हमने इन वर्णों को इन वर्गों में वर्णमाला में क्यों विभाजित किया गया है। एक निश्चित क्रम में ये वर्ग बनाए गए हैं, एक निश्चित क्रम में उन वर्गों में उन वर्णों को रखा गया है। ये हमारी देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, जो वैज्ञानिकता है कि एक निश्चित क्रम से एक उच्चारण स्थान के आधार पर ले लें, चाहे किसी भी आधार पर ले लें, एक निश्चित क्रम से हमने उनको रखा है। तो ये हमारे व्यंजन हो गए। फिर य र ल व ये आते हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श श स और ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे इधर व्यंजन हो गए। अब हमारे बचते हैं संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ ये दो व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों के संयोजन से जो नए व्यंजन बने वो क्या कहलाए, वो संयुक्त व्यंजन कहलाए। छ त्र ज्ञ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन ये अपभ्रंश से हमारी हिंदी में आए हैं। कहां से आए, अपभ्रंश भाषा से हिंदी में आए हैं। कौन कौन से, ढ और सॉरी ड ड और ढ, ड़ और ढ ये कहां से आए हैं, ये अपभ्रंश से आए हैं। उच्छिष्ट व्यंजन ये कहां से आए हैं, अपभ्रंश से हिंदी की वर्णमाला में आए हैं। अब चूंकि हिंदी जो हमारी भाषा है, हमारे यहाँ हिंदी जो है वो सर्वग्राही भाषा है। दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं या दूसरे भाषाओं की जो ध्वनियाँ हैं धीरे धीरे बोलचाल में सम्मिलित होती गई और बोलचाल के माध्यम से धीरे धीरे हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गई और वो ध्वनियाँ जो है बिल्कुल हिंदी की ही ध्वनियाँ मानी जाने लगी। लेकिन वो अलग ध्वनियाँ हैं। वो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जो फारसी से हिंदी में सम्मिलित कर ली गई हैं, वो है क ख ग ज फ। ये नुक्ते सहित की जो नुक्ते, ये इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता लगा के जो ध्वनियाँ है ये फारसी से हिंदी में आ गई है। तो कुल मिला के हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए, स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या हो गए, 11 स्वर हो गए। 2 आयोगवा जो है वो ध्वनियाँ हो गई। और उसके बाद में व्यंजन अगर हम काउंट करें, व्यंजनों को गिने तो 1 2 3 4 5 ये 25, 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन। 25 ये 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43 ये ध्वनियां भी अब हिंदी भाषा में सम्मिलित कर ली गई हैं। तो कुल व्यंजन कितने हो गए, 43। इस हिसाब से हमारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए जाके, 54। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए जाके, 54 स्वर, 11 स्वर, 43 व्यंजन और 54 वर्ण। तो ये आपके सामने रही आपकी पूरी हिंदी की वर्णमाला, अ से लेकर और कहां तक, ज्ञ तक। हिंदी हमारी जो
कहाँ से शुरू होती है? अ से अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि ज्ञान का प्रवाह अविरल ही बहता रहे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।